गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, पिछली क्लास में हमने दो तरह की वोटिंग डिस्कस करी थी। एक तो हमने डिस्कस करी थी सेक्शन 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, और एक हमने डिस्कस किया था 109 वोटिंग बाय पोल। अब हम डिस्कस करेंगे 108 जो कि है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। बेटा ध्यान से मेरी बात समझनी है सबने। Applicability. Section 108 shall apply to such companies as may be prescribed by central government as per Rule 20 of Companies Management and Administration Rules 2014. The prescribed classes of companies for this purpose are all companies whose equity shares are listed on a recognized stock exchange and all companies having 1000 or more members। तो बेटा पहली बात याद रखना कि जो सेक्शन 108 है ना, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इस सेक्शन के प्रोविजंस सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई नहीं करते। ठीक है, इस सेक्शन के प्रोविजंस कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करते हैं? तो पहली तो शर्त है बेटा, वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी शर्त है उस कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा होने चाहिए। अगर ये दो शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो ही सेक्शन 108 अप्लाई करेगा, नहीं तो सेक्शन 108 अप्लाई नहीं करेगा। तो पहली शर्त है कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, और दूसरी शर्त है नंबर ऑफ मेंबर्स उस कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है बेटा, अभी समझना। अभी हाउएवर अ निधि कंपनी और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर referred to in chapter this of SEBI is not required to provide facility to vote by electronic means। तो उन्होंने कहा है इन कंपनीज के ऊपर, बेटा इन कंपनीज के ऊपर जो इस चैप्टर में रेफर्ड है सेबी रेगुलेशंस 2009 के, उनके ऊपर सेक्शन 108 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे, ऑल्दो वो कंपनीज लिस्टेड हैं, ऑल्दो उनमें मेंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा हैं। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, सेक्शन 108 के प्रोविजंस कौन सी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करते हैं? पहली शर्त है कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, दूसरी शर्त है नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो ही सेक्शन 108 अप्लाई करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही कुछ कंपनीज के ऊपर सेक्शन 108 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं। निधि कंपनी के ऊपर, एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्ड टू इन दिस चैप्टर ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2009, इनके ऊपर भी बेटा सेक्शन 108 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। भी लीगल रिक्वायरमेंट्स, a company to which section 108 is applicable shall provide to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed at general meetings by electronic means. Once a resolution is proposed at GM general meeting, it shall not be withdrawn। बेटा मैं आपको जरा समझाता हूं, ध्यान से समझना। सेक्शन 108 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ये सेक्शन 108 क्या कहता है कि कोई कंपनी है, कोई कंपनी है जो बेटा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है बेटा, और नंबर ऑफ मेंबर्स उस कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा है। मतलब दोनों शर्तें सेक्शन 108 की सेटिस्फाई हो रही हैं। तो बेटा ऐसी कंपनीज को ना, ऐसी कंपनीज को बेटा अपने मेंबर्स को
ऐसी कंपनीज को जो लिस्टेड हैं और जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 से ज्यादा हैं, ऐसी कंपनीज को अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी। मैंडेटरी है बेटा, फैसिलिटी देनी ही पड़ेगी ऐसी कंपनी को। किस चीज की फैसिलिटी देनी पड़ेगी सर? बेटा इन्हें फैसिलिटी देनी पड़ेगी टू वोट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। मतलब इनको मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिकली बेटा वोट डालने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कहा, जो लिस्टेड कंपनी है और जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा है, उनका यह ऑब्लिगेशन बनता है कि वो अपने मेंबर्स को एक फैसिलिटी दें कि वो मेंबर्स अपना वोट कास्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉनिकली वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। अब मेरी एक बात जरा सुनना बेटा, जो हम आगे भी पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कहते हैं हम इसे, ईवीएस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। आप लोग पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कहते हैं बेटा। बेटा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में ना दो चीजें कवर्ड है। सेक्शन 108 में दो तरह की वोटिंग कवर्ड है। एक है रिमोट ई वोटिंग और एक है वोटिंग इन जनरल मीटिंग। क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको समझाता हूं बेटा। याद रखना बेटा, सेक्शन 108 में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में दो तरह की वोटिंग्स कवर्ड है, रिमोट ई वोटिंग और वोटिंग इन जनरल मीटिंग। क्या डिफरेंस है सर दोनों में? देखो बेटा, पता है बेटा, एक बात सुनो, एक बात बताओ, हर मेंबर के लिए जनरल मीटिंग में पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है बेटा। और एक बात लॉजिकल है ना, जब आप जनरल मीटिंग अटेंड ही नहीं करोगे तो वोट कैसे डालोगे बेटा? अब सोचो बेटा, मैंने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं, ठीक है, रिलायंस की जनरल मीटिंग हो रही है मुंबई में, मैं रहने वाला हूं बेटा देहरादून का, तो मेरे लिए मुंबई जाके जनरल मीटिंग को अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। और अगर मैं जनरल मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा तो मैं वोट कैसे डालूंगा बेटा? मैं वोट भी नहीं डाल पाऊंगा। तो सेक्शन 108 कहता है कि वोट डालने के लिए आपको जनरल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। वोट डालने के लिए आपको जनरल मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल सकते हो। बात समझ आई बेटा? तो आपको वोट डालने के लिए, सिर्फ वोट डालने के लिए आपको जनरल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आप देहरादून में घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली अपना वोट डाल सकते हो। इसे हम क्या कहते हैं? रिमोट ई वोटिंग। तो मैं लिख दूं, घर बैठे बैठे आप अपना वोट डाल सकते हो। तो बेटा वोट डालने के लिए आपको मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, जनरल मीटिंग को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे अपना वोट डाल सकते हो। दिस इज नोन एज रिमोट ई वोटिंग। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं घर बैठे बैठे वोट डालना नहीं चाहता, मैं जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहता हूं और वहां पर वोट डालना चाहता हूं, लेकिन मैं जनरल मीटिंग में जाके भी वोट इलेक्ट्रॉनिकली डालना चाहता हूं, बेटा मैं
पोल के थ्रू नहीं डालना चाहता, या अभी एक और मेथड है बेटा, सेक्शन 110 पोस्टल बैलेट, मैं पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट नहीं डालना चाहता, मैं इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना चाहता हूं जनरल मीटिंग में, घर बैठे बैठे नहीं, जनरल मीटिंग में। तो आप जनरल मीटिंग में जाके भी इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल सकते हो। तो वोटिंग इन जनरल मीटिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रॉनिकली। बेटा बात समझ आई? तो मेरे को एक बात बताओ जरा, सुनो बेटा, मैं इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना चाहता हूं, या तो घर बैठे बैठे या जनरल मीटिंग में जाके, ठीक है? तो अगर मैं घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना चाहता हूं, दैट इज नोन एज रिमोट ई वोटिंग। और अगर मैं जनरल मीटिंग में जाके वोट डालना चाहता हूं, बट पोल के थ्रू नहीं, पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली वोट डालना चाहता हूं, तो वो है वोटिंग इन जनरल मीटिंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसका मतलब बेटा मैं जनरल मीटिंग में जाके पोल के थ्रू भी वोट डाल सकता हूं, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी डाल सकता हूं, और इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी डाल सकता हूं। लेकिन घर बैठे बैठे आप पोल के थ्रू नहीं डाल सकते बेटा, आपको इलेक्ट्रॉनिकली डालना पड़ेगा। पोस्टल बैलेट अभी बाद में पढ़ेंगे। बात समझ आई बेटा? बेटा ये फैसिलिटी कौन सी कंपनीज को देनी है? जो लिस्टेड हैं प्लस जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 या उससे ज्यादा है। आगे चलते हैं। अब सुनना बेटा, प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान से सुनना। मोड्स ऑफ सेंडिंग नोटिस, तो सबसे पहला काम तो वही है, आपको मेंबर्स को जनरल मीटिंग का क्या भेजना पड़ेगा बेटा? नोटिस। कैसे भेजोगे बेटा बताओ? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भेज सकते हो, ईमेल आईडी पे बेटा पढ़ा था सेक्शन 101 नोटिस ऑफ मीटिंग, या फिर आप कोरियर के थ्रू भी बेटा नोटिस भेज सकते हो। डिस्प्ले ऑफ नोटिस ऑन वेबसाइट, द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द कंपनी forthwith after it is sent to members। तो जैसे ही आपने नोटिस मेंबर्स को भेजा ना, वैसे ही नोटिस को पब्लिश कर देना अपनी कंपनी की वेबसाइट पे अगर कोई है तो। अब बेटा नोटिस में डिस्क्लोज क्या क्या करना है? द नोटिस शैल डिस्क्लोज दैट कंपनीज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। बेटा नोटिस में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटी दे रही है वोट डालने की बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। मतलब अगर आपके लिए मीटिंग अटेंड करना पॉसिबल नहीं है तो आप घर बैठे बैठे इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाल सकते हो। हम ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। The facility for voting either through electronic voting system or ballot or polling paper shall also be made available at the meeting, and members attending the meeting who have already not cast their vote by remote e-voting shall also be able to exercise their right at the meeting। सुनो बेटा, नोटिस में और क्या लिखा होगा? नोटिस में लिखा होगा कि ना वोटिंग की फैसिलिटी वैसे जनरल मीटिंग में भी अवेलेबल होगी। तो जो मेंबर्स, जिन मेंबर्स ने रिमोट ई वोटिंग के थ्रू घर बैठे बैठे अपना वोट कास्ट नहीं करा है, वो जनरल मीटिंग में आके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू। ये जनरल मीटिंग में भी अवेलेबल होगा। आप पोस्टल बैलेट के थ्रू भी अपना वोट डाल सकते हो, और आप पोलिंग पेपर मतलब पोल के थ्रू भी आप अपना वोट डाल सकते हो। लेकिन जनरल मीटिंग में वोट सिर्फ वही डाल पाएंगे जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट नहीं डाला है। द मेंबर्स हु हैव कास्ट देयर वोट बाय रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग में ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन। तो उन्होंने एक बात साफ कह दी है बेटा, नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि जिन मेंबर्स ने रिमोट ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट डाल दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग मीटिंग अगर अटेंड करना चाहते हो तो मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट दोबारा से वोट आप नहीं डाल पाओगे क्योंकि आप रिमोट ई वोटिंग के थ्रू ऑलरेडी अपना वोट डाल चुके हो। हां, मीटिंग अटेंड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर है
एडिशनल डिस्क्लोजर्स इन नोटिस। बेटा नोटिस में और क्या क्या होगा? द नोटिस शैल इंडिकेट द प्रोसेस एंड मैनर फॉर वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो बेटा नोटिस में साफ साफ लिखा होगा क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको वोटिंग करनी है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो पूरा प्रोसेस, पूरा मैनर उस नोटिस में स्पेसिफाइड होगा, सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको गिवन होंगी। इंडिकेट द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच वोट्स में बी कास्ट बाय रिमोट ई वोटिंग। तो बेटा नोटिस में ना साफ साफ लिखा होगा कि रिमोट ई वोटिंग की जो विंडो है वो ओपन कब होगी और रिमोट ई वोटिंग की विंडो क्लोज कब होगी। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको रिमोट ई वोटिंग करनी पड़ेगी। जैसे सपोज साफ साफ लिखा हुआ है नोटिस में कि रिमोट ई वोटिंग की विंडो 25 अगस्त को ओपन होगी और 30 अगस्त को क्लोज हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। पक्का? तो इन्हीं 5 दिनों के अंदर अंदर आपको अपना वोट डालना पड़ेगा रिमोट ई वोटिंग के थ्रू। प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट लॉगिन आईडी। बेटा लॉगिन आईडी दो सब मेंबर्स को, जिस लॉगिन आईडी के थ्रू वो वोट अपना डाल सकते हैं। स्पेसिफाई द मैनर फॉर जनरेटिंग द पासवर्ड एंड फॉर कास्टिंग ऑफ वोट। बेटा मैनर बताओ, नोटिस के थ्रू मैनर बताओ कि कैसे पासवर्ड जनरेट किया जा सकता है और कैसे अपना वोट डाला जा सकता है। तो पूरी इंस्ट्रक्शंस आपको नोटिस में स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। फिर आता है बेटा पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक पब्लिक नोटिस देना भी जरूरी है ताकि जिन मेंबर्स को कंपनी द्वारा भेजा गया नोटिस नहीं मिला है वो पब्लिक नोटिस के थ्रू बेटा रिमोट ई वोटिंग कर सकें। तो पब्लिक नोटिस देना भी जरूरी है। द कंपनी शैल कॉज अ पब्लिक नोटिस बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। तो उन्होंने कहा है जैसे ही कंपनी नोटिस डिस्पैच करेगी ना अपने मेंबर्स को, वैसे ही एक एडवर्टाइजमेंट दे देना, एक पब्लिक नोटिस दे देना। बेटा कहां पर दोगे पब्लिक नोटिस? न्यूज़पेपर में। कौन से न्यूज़पेपर में आपको पता है बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में। आगे आएगा ये। द पब्लिक नोटिस शैल बी पब्लिश्ड एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जीएम। तो बेटा ऑब्वियस सी बात है जो पब्लिक नोटिस आप दोगे उसमें और जनरल मीटिंग में बेटा 21 दिनों का गैप होना चाहिए। पब्लिक नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर हैविंग कंट्री वाइड सर्कुलेशन। बेटा ऐसा इंग्लिश न्यूज़पेपर चुनना जिसका पूरे देश में सर्कुलेशन हो, टाइम्स ऑफ इंडिया। एंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। और बेटा वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वो होना चाहिए जिसका डिस्ट्रिक्ट में वाइड सर्कुलेशन हो। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो पढ़ा भाई आपने। बेटा पब्लिक नोटिस में लिखा क्या क्या होगा? अ स्टेटमेंट दैट बिजनेस में बी ट्रांजैक्टेड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब बेटा नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि मेंबर अगर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिमोट ई वोटिंग। बेटा साफ साफ लिखा होगा कि जो रिमोट ई वोटिंग का विंडो है वो 25 अगस्त को ओपन होगा, सपोज सुबह 11 बजे। मतलब 11 बजे से 25 अगस्त 11 बजे से आप अपना वोट डालना शुरू कर सकते हो। द डेट एंड टाइम ऑफ एंड ऑफ रिमोट ई वोटिंग। और ये विंडो सपोज 28 अगस्त को क्लोज हो जाएगा 11 बजे। तो बेटा वो विंडो ओपन कब हो रहा है, विंडो क्लोज कब हो रहा है, सब लिखा होगा। आप सुनना ध्यान से बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात। कट ऑफ डेट भी बेटा मेंशन्ड होगी। सर ये कट ऑफ डेट क्या होती है? बेटा एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से सुनना। मेरे को बताओ वोट डालने का राइट किसके पास होता है? मेंबर्स के पास। बेटा मेंबर दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं रजिस्टर्ड ओनर्स,
मतलब जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन्ड होता है, जिन्होंने कंपनी से डायरेक्टली शेयर्स खरीदे होते हैं, वो तो हो गए रजिस्टर्ड ओनर्स। अगर किसी ने शेयर डिपॉजिटरी के थ्रू खरीदे हैं तो वो होते हैं कंपनी के बेनिफिशियल ओनर्स। उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन नहीं होता है, बल्कि डिपॉजिटरी के रजिस्टर में मेंशन होता है। तो बेटा वोट कौन डाल सकता है? रजिस्टर्ड ओनर वोट डाल सकते हैं और बेनिफिशियल ओनर वोट डाल सकते हैं। अब सुनना बेटा, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। बेटा जो मीटिंग है ना, एग्जांपल मीटिंग है 15 सितंबर को, तो जनरल मीटिंग कौन सी है, कब है? 15 सितंबर को। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं 14 सितंबर को। मैंने कंपनी के शेयर्स क्या करे? एक्वायर करे हैं। जनरल मीटिंग से एक दिन पहले मैंने अपने शेयर्स एक्वायर करे हैं बेटा 14 सितंबर को। तो इसका मतलब मीटिंग वाले दिन मैं कंपनी का क्या था बेटा? मेंबर था। और क्योंकि मैं कंपनी का मेंबर हूं, मेरे पास बेटा वोट डालने का राइट है। बात समझ आई? तो बेटा जिसने शेयर्स 14 सितंबर को एक्वायर करे, 13 सितंबर को एक्वायर करे, 12 को एक्वायर करे, 11 को एक्वायर करे, तो ये 15 सितंबर को तो मेंबर हैं, जनरल मीटिंग वाले दिन मेंबर हैं, बट क्या इन्हें वोट डालने का राइट मिलता है बेटा? बेटा इन्हें वोट डालने का राइट नहीं मिलता है, ऑल्दो ये बेटा जनरल मीटिंग वाले दिन कंपनी के मेंबर थे। सर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बेटा एक ना कट ऑफ डेट रखी गई है बेटा, कट ऑफ डेट। तो जिस पर्सन ने अपने शेयर्स एक्वायर उस कट ऑफ डेट तक कर लिए ना, उसी के पास वोट डालने का राइट होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में उस डेट तक मेंशन हो गया ना बेटा, उसी के पास वोट डालने का राइट होगा। और वो कट ऑफ डेट क्या है बेटा? जनरल मीटिंग से एक हफ्ता पहले, 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो 15 सितंबर में से बेटा 7 दिन माइनस कर दो, 8 सितंबर, ये होगी बेटा कट ऑफ डेट। तो बेटा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रजिस्टर में 8 सितंबर तक आ गया ना बेटा, उसी के पास वोट डालने का राइट होगा। तो ये कट ऑफ डेट लोगों को बतानी जरूरी है। बात समझ आई बेटा? तो मैंने अगर कंपनी के शेयर्स बेटा 9 तारीख को एक्वायर करे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, मैं बेटा मेंबर तो हूं ऑन द डेट ऑफ एजीएम, ऑन द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, बट वोट डालने का राइट मेरे पास नहीं है। हां, अगर मैं कंपनी के रजिस्टर में आ गया 8 सितंबर तक, तो समझ लेना मेरे पास वोट डालने का राइट अवेलेबल होगा। तो ये कट ऑफ डेट आपको पब्लिक नोटिस में मेंशन करनी पड़ेगी। The manner in which persons who have acquired shares and have become members of the company after the dispatch of notice may acquire login ID and password। अब एक बार बताओ बेटा, नोटिस आपको भेजना पड़ता है 21 क्लियर डेज पहले। तो नोटिस आपने भेज दिया 21 डेज पहले। बेटा हो सकता है ना कोई मेंबर ऐसा हो जिसने शेयर्स एक्वायर करे हो नोटिस भेजने के बाद, बट कट ऑफ डेट से पहले, तो उसके पास तो वोट डालने का राइट है बेटा। लेकिन लॉगिन आईडी तो बेटा किसमें लिखा था? नोटिस में। और नोटिस जब भेजा गया था वो आपकी कंपनी का मेंबर था नहीं, इसका मतलब उसको नोटिस नहीं मिला है बेटा। नोटिस नहीं मिला मतलब लॉगिन आईडी नहीं मिला। तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से लॉगिन आईडी मिल सकता है, किस तरीके से आपको पासवर्ड मिल सकता है। किनको बताना पड़ेगा बेटा? ये जिन्होंने कंपनी के शेयर्स एक्वायर करे हैं आफ्टर डिस्पैच ऑफ नोटिस बट बिफोर कट ऑफ डेट।
और क्या लिखा होगा, अ स्टेटमेंट दैट रिमोट ई वोटिंग शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द सेट डेट एंड टाइम। बेटा साफ साफ लिखा होगा पब्लिक नोटिस में कि 28 अगस्त 11 बजे के बाद ये विंडो क्लोज हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, आप उसके बाद रिमोट ई वोटिंग नहीं कर पाओगे। द मैनर इन विच कंपनी शैल प्रोवाइड फॉर वोटिंग बाय मेंबर्स प्रेजेंट एट द जनरल मीटिंग। बेटा ये भी लिखा होगा नोटिस में कि अगर आप रिमोट ई वोटिंग नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप जनरल मीटिंग में आके वोटिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू, पोल के थ्रू। A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, साफ साफ लिखा होगा कि ऑल्दो आपने रिमोट ई वोटिंग में अपना वोट कास्ट कर दिया है, उसके बावजूद भी आप आके मीटिंग अटेंड कर सकते हो, बट वोट नहीं डाल पाओगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी डाल चुके हो। A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on the cutoff date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting। तो याद रखना बेटा, वोटिंग का राइट सिर्फ किसके पास है, जो जिसका नाम आ गया बेटा किसमें, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में विच इज मेंटेन्ड बाय कंपनी, या जिसका नाम आ गया रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स में विच इज मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी एज ऑन कट ऑफ डेट। और क्या लिखा होगा बेटा पब्लिक नोटिस में, वेबसाइट एड्रेस ऑफ द कंपनी इफ एनी वेयर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इज डिस्प्लेड। बेटा कंपनी का वेबसाइट एड्रेस भी लिख देना कि अगर आप लोगों को नोटिस नहीं मिला है तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके भी उस नोटिस को पढ़ सकते हो। Name, designation, address, email ID and phone number of the person responsible to address the grievances connected with the facility for voting by electronic means। बेटा और क्या मेंशन होगा, अब एक बार बताओ मुझे, अगर कोई दिक्कत आ रही है बेटा रिमोट ई वोटिंग करने में, तो मैं अपनी शिकायत किसके पास लेके जाऊं बेटा, तो कंपनी को ना ऐसे पर्सन का नाम बताना पड़ेगा, डेजिग्नेशन बतानी पड़ेगी, एड्रेस बताना पड़ेगा, ईमेल आईडी बताना पड़ेगा, फोन नंबर बताना पड़ेगा, जिसके पास मेंबर्स जा सके अपनी शिकायत लेके। पब्लिक नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी। और ये पब्लिक नोटिस बेटा वेबसाइट पे भी क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। अच्छा, रिमोट ई वोटिंग के बारे में पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शैल ओपन फॉर नॉट लेस दैन 3 days। इसका मतलब बेटा विंडो कम से कम कितने दिन का देना है, 3 days का बेटा। तो मेरे वाले एग्जाम्पल में 25 अगस्त को विंडो ओपन हुआ था 11 बजे, 28 अगस्त को क्लोज हो गया 11 बजे, तो 3 दिन का गैप हो गया। 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। And shall close at 5 PM on the day preceding the date of GM। बेटा एक बात याद रखना, रिमोट ई वोटिंग हर हाल में बेटा, हर हाल में जनरल मीटिंग से 1 दिन पहले शाम को 5 बजे विंडो क्लोज हो जानी चाहिए हर हाल में। इसका मतलब बेटा अगर जनरल मीटिंग बेटा 15 सितंबर को है ना, तो रिमोट ई वोटिंग का जो विंडो है वो हर हाल में बेटा 14 सितंबर को शाम को 5 बजे क्लोज हो जाना चाहिए, हर हाल में बेटा, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग इज प्रोवाइडेड, मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग शेयर्स in either physical or in demat form as on cut off date में opt for remote e-voting। तो बेटा जो भी पर्सन फिजिकल फॉर्म में होल्ड करता है शेयर्स या डीमैट फॉर्म में होल्ड करता है एज ऑन कट ऑफ डेट, वो बेटा रिमोट ई-वोटिंग का लाभ उठा सकता है। Once a member has cast his vote on a resolution, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again। तो बेटा एक बार आपने वोट डाल दिया, उसके बाद ना तो आप वो वोट बदल पाओगे ना दोबारा से डाल पाओगे, फुल एंड फाइनल हो जाएगा बेटा। A member may participate in general meeting even after exercising his vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again। तो आप रिमोट ई वोटिंग में वोट डाल भी देते हो तो भी आप मीटिंग तो अटेंड कर सकते हो, लेकिन दोबारा से आप वोट नहीं डाल सकते। At the end of remote e-voting period, the facility of remote e-voting shall be blocked। तो जैसे ही बेटा वो विंडो खत्म होगी ना,
जैसे ही 28 अगस्त आएगी 11 बजे बेटा ये रिमोट ई वोटिंग का विंडो क्लोज हो जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप जाके भी वोट नहीं डाल पाओगे। अपॉइंटमेंट ऑफ स्क्रूटिनाइजर, सेम बेटा वही बातें हैं जो हमने कल भी पढ़ी थी सेक्शन 109 में। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट वन और मोर स्क्रूटिनाइजर्स। बेटा कल वाले केस में याद हो तो चेयरमैन अपॉइंट करता है बेटा वोटिंग बाय पोल के केस में, यहां पर कौन अपॉइंट कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं बेटा स्क्रूटिनाइजर को। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। स्क्रूटिनाइजर कौन होना चाहिए बेटा? सीए इन प्रैक्टिस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है, सीएस इन प्रैक्टिस हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। बेटा कोई भी पर्सन हो सकता है, बस कंपनी का बेटा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटा स्क्रूटिनाइजर ऐसा होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, अनबायस्ड हो, इम्पार्शियल हो, जो डीलिंग्स को वोटिंग कंडक्ट करवा पाए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में। तो सोचो अगर आप ऐसे पर्सन को स्क्रूटिनाइजर चुनते हो जो कंपनी का एम्प्लॉय है बेटा, वो कभी भी बेटा अनबायस्ड नहीं होगा, वो बायस्ड होगा, वो पार्शियल होगा, वो वोटिंग प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट नहीं करवा पाएगा। तो स्क्रूटिनाइजर ऐसा होना चाहिए जो कंपनी का एम्प्लॉय ना हो, एंड इज अ पर्सन ऑफ रेप्यूट। रेप्यूट मतलब रेपुटेशन होनी चाहिए उसकी मार्केट में। who in the opinion of board can scrutinize the voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner, जो बेटा पूरे वोटिंग प्रोसेस को फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट करवा पाए। The scrutinizer may take assistance of a person who is not in employment of the company and who is well versed with electronic voting system। तो बेटा अगर स्क्रूटिनाइजर किसी और पर्सन की मदद लेना चाहता है इस पूरे वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रोसेस में तो ले सकता है, बस वो पर्सन भी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। द स्क्रूटिनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करने से पहले उसका कंसेंट भी तो लोगे, अगर वो राजी है तभी तो अपॉइंट करोगे उसे। स्क्रूटिनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू रिकॉर्ड द असेंट और डिसेंट रिसीव्ड मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर। तो बेटा जो भी वोटिंग प्रोसेस के सारे रिकॉर्ड्स हैं, किस किस मेंबर का असेंट आया, किसका डिसेंट आया, वो सब बातें बेटा वो अपने पास रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा। The register and all other papers relating to voting by electronic means shall remain in safe custody of the scrutinizer until the chairman considers, approves and signs the minutes, and thereafter scrutinizer shall hand over the register and other papers to the company। तो जितने भी registers वगैरह है ना, डॉक्यूमेंट्स हैं बेटा वोटिंग के, वो सारे स्क्रूटिनाइजर के पास रहेंगे जब तक बेटा चेयरमैन मिनट्स को अप्रूव नहीं कर देता, एग्जीक्यूट नहीं कर देता। एक बार मिनट्स ऑफ मीटिंग एग्जीक्यूट हो गए उसके बाद बेटा स्क्रूटिनाइजर अपने सारे रिकॉर्ड्स चेयरमैन को हैंड ओवर करेगा और गुड बाय बोल देगा बेटा। फिर वोटिंग एट जनरल मीटिंग। ड्यूरिंग जनरल मीटिंग अ कंपनी में ऑप्ट टू प्रोवाइड द सेम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एज यूज ड्यूरिंग रिमोट ई वोटिंग। इन सच अ केस मेंबर्स अटेंडिंग द जनरल मीटिंग एंड हु नॉट एक्सरसाइज देयर वोट थ्रू रिमोट ई वोटिंग शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम। बेटा तो उन्होंने एक बात कही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हमने रिमोट ई वोटिंग में दिया था ना, वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आप उन मेंबर्स को भी दे सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की फैसिलिटी जो लोग घर बैठे बैठे वोट डाल रहे हैं उनको तो अवेलेबल है ही है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की फैसिलिटी उन मेंबर्स को भी अवेलेबल है जो मीटिंग के थ्रू अपना बेटा वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसने कहा है at the general meeting after conclusion of discussion the chairman shall with the assistance of scrutinizer allow voting on the resolution by use of polling paper or by EVS for all those members who are present at the general meeting। ठीक है बेटा, तो उन्होंने सिंपल वर्ड्स में बेटा उन्होंने एक बात कही है यहां पर कि जनरल मीटिंग में वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू भी हो सकती है जो रिमोट ई वोटिंग में हुई थी, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी हो सकती है और
पोल के थ्रू भी हो सकती है। तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है जनरल मीटिंग में। फिर declaration of result of voting. The scrutinizer shall immediately after conclusion of general meeting first count the votes in favor and thereafter scrutinizer shall unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least 2 witnesses not in employment of the company. तो उन्होंने क्या कहा है कि एक बार बेटा वोटिंग का पूरा सिस्टम खत्म हो गया, उसके बाद जो स्क्रूटिनाइजर है वो क्या करेगा, पहले जनरल मीटिंग में जो वोट्स डाले गए हैं उनको काउंट करेगा। उसके बाद जो रिमोट ई वोटिंग वाला विंडो ब्लॉक कर दिया था ना, उसे अनब्लॉक करेगा और रिमोट ई वोटिंग में जो वोट्स डाले गए हैं उनको काउंट करेगा। तो पहले जनरल मीटिंग के वोट्स काउंट होंगे, उसके बाद रिमोट ई वोटिंग के। The scrutinizer shall make not later than 3 days of the conclusion of general meeting a consolidated report to chairman. The report shall contain total votes cast in favor and against the resolution. ठीक है बेटा, उन्होंने कहा है कि जनरल मीटिंग खत्म होने के 3 दिनों के अंदर अंदर स्क्रूटिनाइजर एक रिपोर्ट बनाएगा और चेयरमैन को हैंड ओवर कर देगा। उस रिपोर्ट में क्या लिखा होगा, कितने वोट फेवर में डाले गए और कितने वोट अगेंस्ट में डाले गए। फिर चेयरमैन बेटा रिजल्ट को डिक्लेयर कर देगा। द मैनर इन विच मेंबर्स हैव कास्ट देयर वोट दैट इज अफर्मिंग और नेगेटिंग द रेजोल्यूशन शैल रिमेन अ सीक्रेट। बेटा याद रखना, किसने फेवर में डाला है, किसने अगेंस्ट में डाला है, ये बात डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी, ये सीक्रेट रहती है। If the requisite number of votes are cast in favor of the resolution shall be deemed to be passed. तो बेटा अगर ordinary resolution and more than 50% votes favor में है तो ordinary resolution पास हो जाएगा। अगर special resolution है और 75% votes favor में है तो special resolution पास हो जाएगा। The result declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on website of the company. तो बेटा जो result है along with report of scrutinizer उसे website पे क्या कर दिया जाएगा, place कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका बेटा पूरा कंसेप्ट था सेक्शन 108 का वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।